ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक जैन और आप सभी का स्वागत है डेली लाइफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि ये कॉस्मोस की एनर्जीज हैं वो कैसे हम लोगों पे इम्पैक्ट डालती हैं। हम लोग अगर यहाँ पे अर्थ पे एज ह्यूमन बींग्स हैं और उसी को लेकर के किस प्रकार से कुंडली बनाई जाती है। बेसिकली हम लोगों ने बात करी थी कि अगर हम स्काई को 360 डिग्री पे देखें और वहां से समझें कि जितनी भी एनर्जीज है यूनिवर्स की वो किस तरह से हमारे पास में पहुंच रही है और हम लोगों को इम्पैक्ट करती है, उसको हम लोग कैसे स्टडी कर रहे हैं। ये सारा एस्ट्रोनॉमिकल जो डेटा होता है उसके बेसिस पे कुंडली किस तरह से बनाई जा सकती है। तो हमने कहा था कि स्काई को अगर हम लोग 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो 12 राशियां हैं, फिर वहां से 27 नक्षत्र, उसके बाद में उस नक्षत्र के भी पद जो कि 4 पद हर नक्षत्र में होते हैं। इस तरह से हम लोग 12 से 27 से 108 डिवीजन हम लोगों ने देखे थे कैसे होते हैं स्काई के अंदर में। और फिर हम लोगों ने कहा था कि सन जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे सोलर सिस्टम का, और सन से जो एनर्जी निकलती है वही सारे ग्रहों को एनर्जाइज करती है और वहां से जो रिफ्लेक्शन करके एनर्जीज हमारे पास पहुंचती हैं तो वो प्लानिटरी सिग्निफिकेंस के साथ में हमारे पास पर आती हैं। अगर आप अर्थ पर रहते हुए खुद को स्टेशनरी माने तो स्काई में जितने ये प्लैनेट्स हैं ये उस समय किस पोजीशन में थे जब किसी एक नेटिव का बर्थ होता है, उसको देखते हुए वो ही 3D मैप जो है आप जब 2D पे पेपर पे उतारते हैं तो उसको कुंडली के फॉर्म में बोला जाता है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो कुंडली है वो बेसिकली स्काई में सारे प्लैनेट्स की पोजीशन है जिस समय किसी नेटिव का बर्थ होता है। क्योंकि सारा खेल सब एनर्जी का ही है, सन से जो एनर्जी निकलती है उसी से ही ना सिर्फ अर्थ पे बल्कि बाकी सारे प्लैनेट्स पे भी लाइट पहुंचती है। पूरी स्काई के अंदर में, कॉस्मोस के अंदर में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और वहां से भी निरंतर एनर्जी सोर्सेज आते हैं। इन्हीं के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, इनके मिश्रण से जिस तरह के जो इफेक्ट आते हैं उससे ही हम लोग फिर फलित बनाते हैं। तो गणित था कि जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस है, मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स हैं, मूवमेंट्स ऑफ गैलेक्सीज हैं, डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस हैं और उनसे जो एनर्जी सोर्स, उनके सोर्सेज से जो एनर्जीज निकल रही है वो किस तरह से अर्थ पे पहुंच रही है, तो वो पार्ट था मैथमेटिकल पार्ट जिसे गणित कहा जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। और फलित होगा कि इसका इम्पैक्ट कैसे आता है। अब ऐसे मानिए कि आप अर्थ पर हैं, आप अपने को स्टेशनरी रखते हुए देख रहे हैं। ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे आप ट्रेन के अंदर में हैं। तो ट्रेन के अंदर में है, आप खुद को स्टेशनरी महसूस करते हैं और आपको खिड़की के बाहर चीजें मूव करती दिखती हैं। तो भले ही अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, लेकिन हम क्योंकि अर्थ पर खुद के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि हम स्टेशनरी और हमारे अराउंड बाकी सब घूम रहे हैं। चाहे वो सन हो, चाहे मून हो, चाहे और प्लैनेट्स हो, इनकी अपनी एक स्पीड है। तो हमने कल पिछले वीडियो में ये जाना था कि सन जो है वो करीब 1 साल के अंदर में ये 360 डिग्री का सर्कल पूरा करता है। मून 1 महीने के अंदर में ये सर्कल पूरा करता है। ऐसे अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग स्पीड्स हैं। और हम लोगों ने कहा था कि 7 प्लैनेट्स हैं जो कि विजिबल हैं, जिसमें कि सन है, मार्स है, वीनस है, जुपिटर, सैटर्न वगैरह। और 2 इनविजिबल प्लैनेट्स हैं, राहु एंड केतु, विच आर जस्ट दी लूनर नोड्स ऑफ मून। एक नॉर्थ नोड है, एक साउथ नोड है। ऐसे करके 9 प्लैनेट्स हैं और इन 9 प्लैनेट्स की अपनी अपनी पोजीशन है। अगर मान लीजिए कि कोई 2 प्लैनेट 30 डिग्री के रेंज के अंदर में है, मतलब एक ही राशि में है, एक ही राशि जो 30 डिग्री की है उसी के अंदर में 2 प्लैनेट है, तो इसे कंजंक्शन कहा जाता है कि ये लोग कंजंक्ट है, 2 प्लैनेट्स या 2 से ज्यादा प्लैनेट्स। अगर ये 3 डिग्री के अंदर अंदर है, मतलब जो हमने कहा था नक्षत्र पद जिसमें कि 3 डिग्री 3 मिनट का होता है, अगर 3 डिग्री या उससे कम डिग्री से क्लोज में है तो इसे क्लोज कंजंक्शन कहा जाता है, परफेक्ट कंजंक्शन कहा जाता है कि ये 2 प्लैनेट की एनर्जीज अब मिक्स हो गई हैं। अगर ये क्लोज कंजंक्शन में से एक प्लैनेट सन है तो जो दूसरा प्लैनेट है उसे कंबस्ट बोला जाता है। कंबस्ट का मतलब है कि ये प्लैनेट अपनी एनर्जीज पूरी लूज कर चुका है, ये सन की एनर्जी इस पे हावी है। तो मान लीजिए अगर सन और मून एक साथ हैं तो उस समय में हम अमावस्या बोलते हैं। आप देखेंगे स्काई में तो जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है
तो सन की एनर्जी पूरी अर्थ पे आती है और मून दिखाई नहीं देता है, तो इसी को अमावस्या बोला गया। तो उस समय मून और सन क्लोज कंजंक्शन में होते हैं और मून कंबस्ट हो जाता है सन से। यही अगर मून सन के बिल्कुल अपोजिट हो तो सन होगा, फिर अर्थ होगे, फिर मून होगा। तो सन से 180 डिग्री अपोजिट में मून होगा, तो इसे पूर्णमासी कहते हैं कि इसमें सन की कंप्लीट एनर्जी मून पे जा रही है और मून से फुल रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ के हिस्से पे आ रही है। तो जहां पे आप खड़े हैं अर्थ पे, वहां से आपको फुल मून दिखाई देगा, तो इसे पूर्णमासी कहते हैं। तो इसमें सन और मून एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसे ही दृष्टि बोला गया है कि सन की 7वीं दृष्टि यानी अपोजिट दृष्टि 180 डिग्री पे मून है। तो ऐसे ही अगर दो प्लैनेट्स आमने सामने हैं तो वो एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो उसमें दो प्लैनेट एक दूसरे पे संपूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं, इसे दृष्टि बोला गया। तो हमने सुना कि कंजंक्शन क्या है, कंबस्चन किसे कहते हैं, दृष्टि कैसे होती है। कोई भी प्लैनेट जो है वो स्काई में जिस भी एरिया में है, जिस राशि में है, हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी कि अगर स्काई को 12 खानों में बांट दिया जाए तो 360 डिग्री में से 30-30 डिग्री के 12 खाने कंपार्टमेंट्स बनेंगे, जिन्हें घर बोला गया, फिर राशि बताया गया। उस राशि के अंदर में 30 डिग्री में मिलियंस ऑफ स्टार्स होंगे, उनकी सबकी अपनी एक एनर्जी आती है। अगर कोई प्लैनेट उस एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्काई में है तो उस प्लैनेट को भी वो एनर्जीज आ रही होंगी और प्लैनेट से रिफ्लेक्ट होकर के वो अर्थ पे आ रही होंगी। तो अगर 12 राशियां हम देखें कि एरीज, टॉरस, मिथुन, जेमिनाई, ऐसे करके पूरा पाइसेस तक जाता है। आप ये गूगल भी कर सकते हैं कि 12 राशिज क्या हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है वैसे। तो आपके स्काई के अंदर में जो 12 राशिज है उसमें से कोई एक प्लैनेट किसी एक पार्ट में होगा, वो उस पार्ट में कैसा एक्ट कर रहा है। तो मान लीजिए जैसे एरीज की जो राशि है, पहली राशि है, जैसे फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस 12 कंपार्टमेंट्स अगर हम समझे, उस सन अगर उस पार्ट में है स्काई के, तो जो उस पार्ट में जो एनर्जीज आ रही है पीछे मिलियंस ऑफ स्टार्स से, वो सन को कॉम्प्लीमेंट करती है और सन वहां पे बहुत अच्छे से एक्ट करते हैं, इसलिए सन को वहां पे उच्च का बताया गया। तो अब हम बात कर रहे हैं डेबिलिटेशन की और एक्सॉल्टेशन की। उच्च के ग्रह क्या है, नीच के ग्रह क्या है। हर पूरी स्काई के अंदर में मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, वो सब एनर्जीज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट्स है जिनकी एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट एनर्जी है। 7 जो हमारे प्लैनेट है और 2 अप्रकाश ग्रह हैं, जो 2 नॉन विजिबल प्लैनेट्स हैं, तो 9 प्लैनेट हैं जो वो हर एक पार्ट ऑफ द स्काई में उस आने वाली एनर्जी को लेकर के फिर उसे अर्थ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो वो किस एनर्जी, कौन सी वो एनर्जी है उस पार्ट ऑफ द स्काई की जो इस प्लैनेट के साथ में बेटर एक्ट कर रही है। तो अगर एरीज फर्स्ट राशि मेष अगर हम लें, तो अगर सन उस पार्ट ऑफ द स्काई में है तो वहां पे सन जो है उच्च के बताए गए हैं कि जो पीछे से आने वाली एनर्जी है वो सन की अपनी एनर्जी के साथ कॉम्प्लीमेंट करती है और वो ज्यादा इफेक्ट से अर्थ पे आती है। ऐसे ही अगर वो ठीक उसके अपोजिट 180 डिग्री पे 7 नंबर की राशि यानी लीब्रा में है, तो वहां पे जो एनर्जी है जो लीब्रा के बैकग्राउंड से आ रही है विद द मिलियंस ऑफ अदर स्टार्स विच आर इन द फार फार अवे गैलेक्सीज, सन उसके साथ में उतना अच्छा नहीं एक्ट करते, तो वहां पे सन नीच के बोले गए। तो जो सन की एनर्जी और जो पीछे से उस पार्ट ऑफ द स्काई में जो एनर्जी आ रही है वो आपस में उतना अच्छा नहीं एक्ट करती है, वो सन की एनर्जी उसमें डाउन करती है और फिर उसका प्रभाव आपके पास अर्थ तक पहुंचता है। तो अगर कोई एक प्लैनेट उस पार्ट ऑफ द स्काई में है जहां से कि बैकग्राउंड एनर्जी से वो बेटर एक्ट कर रहा है, तो उसे उच्च का बताया गया। और अगर उसके अपोजिट है, नहीं एक्ट कर रहा है, तो उसे नीच का बताया गया। तो इसे ही एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन कहते हैं। तो मैं फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, गेम सारा एनर्जीज का है। आपस में मिलकर के एनर्जीज कैसे एक्ट और रिएक्ट कर रही हैं, किस पार्ट ऑफ द स्काई से कौन सी एनर्जी आ रही है और जो प्लैनेट वहां पर है तो वो उसके साथ कैसे एक्ट कर रहा है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर के एनर्जीज किस तरह से अर्थ पर पहुंच रही है। तो इसी से ही आपका फलित निकाले जाते हैं। तो मूवमेंट मैथमेटिकल पार्ट है, उसका जो एक्शन रिएक्शन होगा वो किस तरह से पैटर्न वाइज चलता है, उसी को फलित बोला जाता है, विच इज द प्रिडिक्शंस पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी।
येट अगेन जैसे कि एनर्जी से ही सारा सोर्सेज है। दो ल्यूमिनरीज हैं हमारे अपने सोलर सिस्टम में, एक सन और एक मून। तो जो भी मैक्सिमम इम्पैक्ट है वो सन और मून से ही आता है। किसी भी हमारे कुंडली के हाउस में हमारे कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में जहाँ पे कि सन और मून का प्रेजेंस है या वो ठीक 180 डिग्री से सामने से देख रहे हैं, उन घरों में कुंडली के उन पार्ट्स में फुल एनर्जी जा रही है, तो वो पार्ट्स बहुत एक्टिव होंगे। और जहाँ पे भी एनर्जीज नहीं पहुंच रही हैं, मेजरली दोनों ल्यूमिनर्स की, सन या मून की, तो उन पार्ट्स में आपको प्रॉब्लम लगेगी। तो जब भी कोई इफेक्ट हम लोग देखेंगे, कोई रेमेडियल मेजर्स देखेंगे, तो ल्यूमिनरीज की पोजीशन देखना बहुत जरूरी है कि सन और मून किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं। आप माने या न माने 90% से ज्यादा कोई भी कुछ अच्छा है या बुरा है किसी भी नेटिव के साथ में, व्यक्ति के साथ में, उसमें कहीं ना कहीं सन और मून जरूर ही इन्वॉल्व है 90% ऑफ द केसेस में। तो आज के टाइम में ये दोनों ल्यूमिनरीज के बारे में जानना, इनके लिए इस एनर्जी सोर्सेज को हार्नेस करना, यही अपने आप में सबसे बड़ा इनेबलर है टू लिव इन हार्मनी विद दिस कॉस्मिक एनर्जीज एंड टू अंडरस्टैंड हाउ टू लीड अ बेटर लाइफ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये 3D स्काई मैप को जब 2D कुंडली में बनाया जाता है तो उसको किस तरह से डिपिक्ट किया जाता है, उसके अंदर में क्या घर कहे जाते हैं और वहाँ पे क्या राशियां आती हैं और उसको किस तरह से समझना चाहिए। येट अगेन मैं फिर बोलूँगा कि इस यूट्यूब चैनल पे मेरा ये इस तरह का मोटिव नहीं है कि हम एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में बात करें या आपको पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजी समझ में आए। पर्पस ये है कि जब हम डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करें और उसके एस्ट्रोलॉजिकल रेफरेंस लें तो एटलीस्ट आप उसे अप्रिशिएट कर पाएं। तो जानना ये जरूरी नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर में किस चीज़ के क्या इम्पैक्ट है, बस उतना जानना जरूरी है कि ये लॉजिकल है और ये किस तरह से ड्राइव हो रहा है और उसके सिग्निफिकेशंस कैसे समझने चाहिए। आई थिंक दैट विल बी गुड इनफ एंड आई होप कि दिस हैज़ बीन एन इंफॉर्मेटिव वीडियो और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।